हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है समुद्री नेतल के उच्चावच। कल की क्लास में हमने देख लिया था महासागरों का क्षेत्रीकरण, जिसमें हमने कई प्रकार के विभाजन देखे थे। जिसमें पहला था सूर्य के प्रकाश की प्रवेश्यता के आधार पर। ठीक है, प्रवेश्यता के आधार पर हमने जो विभाजन देखा था वह था फोटिक, डाइस्फोटिक और अफोटिक। ठीक है, इस प्रकार के जो विभाजन थे मैंने आपको बता दिया था। दूसरा बताया था पारिस्थितिक विभाजन, जो कि लिटोरल, नेरेटिक और पैलिजेइक था। और लास्ट जो हमने देखा था गहराई के आधार पर था। गहराई के आधार पर जो विभाजन था वह था, ठीक है, शॉर्ट में रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट लगेंगे। जिसमें था पैलाजिक, एपीपैलाजिक, मीसोपैलाजिक, बैथीपैलाजिक, एबिसोपैलाजिक और हेडल पैलाजिक। ठीक है, इस प्रकार के हमने सभी विभाजन देख लिए थे शॉर्ट में। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे समुद्री नेतल के उच्चावच। चलिए देख लेते हैं समुद्री नेतल के उच्चावच। सबसे पहले तो उच्चावच, इसमें जो शब्द आया है उसको समझ लेना जरूरी है कि आखिर उच्चावच होते क्या हैं। ठीक है, इस शब्द को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसकी परिभाषा कहीं अंदर नहीं लिखी हुई है, फिर भी आपको समझना है कि आखिर उच्चावच होता क्या है। उच्चावच को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिलीफ या टेरेन। क्या बोला जाता है? रिलीफ। नोट कर लीजिएगा इस परिभाषा को, इम्पोर्टेंट है। इसको बोला जाता है रिलीफ या टेरेन। पृथ्वी की सतह धरातल पर पाई जाने वाली ऊंचाई नीचाई विभिन्न आकारों और ढलानों के प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। ठीक है, अगर सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, जो पृथ्वी का समान धरातलीय स्वरूप है, आपने देखा होगा कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं घाटियां हैं। बहुत सी जो प्राकृतिक बनावट है वह पाई जाती हैं हमारे धरातल पर। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में याद रखना है। अगर कभी कोई पूछ ले कि आखिर उच्चावच होता क्या है, समुद्री नेतल के उच्चावच पढ़ रहे हैं, आखिर यह उच्चावच होता क्या है, तो सिंपल सा एक लाइन में बता देना, पृथ्वी का जो असमान धरातलीय स्वरूप है, जो उबड़ खाबड़ प्लेस है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं घाटियाँ, यह सब पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उच्चावच बोलते हैं। बस सिंपल सा एक लाइन में हमने समझ लिया। उच्चावच भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक होता है, ठीक है, जो प्रथम श्रेणी का होता है। पहला प्रथम श्रेणी के उच्चावच, यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन जो दिख रही होगी महाद्वीप व महासागर, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें आते हैं महाद्वीप व महासागरीय बेसिन आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो नोट है वह इसी से आया है। दूसरे द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, ठीक है, सेकंड जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, उसमें क्या आता है? उसमें आता है हमारे पर्वत, पठार, मैदान। क्या आता है? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान आता है। तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उसमें आता है नदियाँ, डेल्टा, हिमनद, यह सब जो छोटी स्थलाकृति होती हैं। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में यहाँ आती हैं। डेल्टा वगैरह जो आते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। अभी तक नहीं पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं, निम्नलिखित में से कौन से तृतीयक श्रेणी के उच्चावच हैं। इसलिए परिभाषा नहीं रखनी याद तो मत रखिए, लेकिन एग्जाम्पल जरूर याद रखना। एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं, एग्जाम में यह क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए नोट कर लीजिए इसको। फिर से एक बार प्रथम श्रेणी के उच्चावच को दोहरा रहा हूँ, नेम दोहरा रहा हूँ, एग्जाम्पल नोट करना है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में जो आता है वह आता है महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में जो आता है पर्वत, पठार, मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जो आता है डेल्टा, नदियाँ। ठीक है, डेल्टा, नदियाँ और जो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति और बहुत सी स्थलाकृति इसमें आती हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी स्थलाकृति होती हैं। चलिए देख लिया हमने, उच्चावच को समझ लिया बहुत ही आसान शब्दों में। अब हम स्टार्ट करते हैं समुद्री नेतल के उच्चावच। अगर अभी तक आप सभी ने तपोभूमि एकेडमी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका जो टेलीग्राम चैनल है जो कि तपोभूमि एकेडमी के ही नेम से है उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी जो चैनल का नेम है जो कि आर्या के नेम से था उसे परिवर्तित किया गया है, आप इसे ज्वाइन करके रखिएगा। आगे इसका जो यूजीसी नेट जियोग्राफी विषय का है संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा आने वाले कुछ मंथ में।
तो इसको ज्वाइन करके रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं समुद्री नितल के उच्चावच। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको नोट करते हुए चलना है। मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और जो कुछ भी इस नोट्स में नहीं लिखा है, हर चीज़ नोट्स में नहीं लिखी जा सकती है, इतना आपको याद रखना है। मैं जो भी बोलूँगा, जो भी फैक्ट लिखने को बोलूँगा, वह आपको नोट करते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे उच्चावच नोट्स में कहीं नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला जो फैक्ट है, महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। महासागरों की उत्पत्ति अंतर्जात शक्तियों का परिणाम है। अभी हम आगे दो प्रकार की शक्तियां पढ़ने वाले हैं, अंतर्जात शक्तियां और बहिर्जात शक्तियां, ठीक है, जिनको अंतर्जात बल या बहिर्जात बल बोला जाता है। आगे अभी शब्द आया है, बस इसको नोट करना है। अंतर्जात शक्तियां क्या होती हैं, बहिर्जात शक्तियां क्या होती हैं, आगे हम पूरा भूआकृति विज्ञान में इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2-3 लेक्चर केवल इसी टॉपिक पर होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा और जुड़े रहिएगा। हर एक जो शब्द आ रहा है वह किसी न किसी यूनिट से संबंधित है। पूरा जो भूगोल है वह एक दूसरे से लिंक ही है। कोई भी टॉपिक अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सारे जो विषय होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं, इतना याद रखना है। इसलिए जो टॉपिक, जो शब्द यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा धैर्य बना के रखना है, आगे वही किसी न किसी यूनिट में यूज़ होगा। अगर यूज़ नहीं होता है तो मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको उच्चावच की परिभाषा बता दी, उच्चावच के प्रकार बता दी, हाँ आगे यह टॉपिक विस्तार से आ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है, ठीक है। बाकी इसको यूपीएससी वगैरह के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का 97% भाग महासागरों में मिलता है। महासागर का जो स्वरूप होता है उस टॉपिक में हमने इस फैक्ट को देख लिया था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए पृथ्वी को जलमंडल कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग महासागरों से आवृत हैं। 71% जो भाग है जलीय है और 29% जो भाग है वह स्थलीय है, जिसमें भी 71% में 97% जो भाग है वह महासागरों से आवृत है, ठीक है। महासागरों में खारा जल जो मिलता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। महासागर में जो स्थलाकृति हैं उनका परसेंट भी देख लेते हैं। सागर तली संपूर्ण महासागर का 29.8% है, जबकि समुद्री कटक 20.2% है। महासागरीय मग्न तट व मग्न ढाल 11.51% है। आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं महाद्वीपीय, मग्न तट और मग्न ढाल को। अभी यहाँ पर जो फैक्ट आ रहे हैं बस उनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कितना परसेंट है, क्योंकि पूछा गया है ऐसा, लेकिन वो अलग अलग पूछा गया है। महाद्वीपीय मग्न तट का अलग पूछा गया है, ढाल का अलग पूछा गया है, तो नोट करते हुए चलना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों ही नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय तली का विस्तार अधिक है। पहले भी मैंने यह फैक्ट बता चुका हूँ आपको। स्थल की ऊंचाइयों व समुद्र की गहराइयों को प्रदर्शित करने के लिए हिप्सोमेट्रिक कर्व उच्चामितीय वक्र का यूज़ किया जाता है। नोट कर लीजिए इस फैक्ट को, एग्जाम में पूछा जाएगा। 3-4 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए नोट करना है कि हिप्सो जो मैट्रिक कर्व होता है वह क्या दर्शाता है। प्रश्न इसी प्रकार का बनेगा, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बन सकता है। हिप्सो मैट्रिक जो कर्व होता है वह क्या दर्शाता है। या फिर दूसरा जो प्रश्न बन सकता है, स्थल की ऊंचाई व समुद्र की गहराई को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वक्र का यूज़ किया जा सकता है। जहाँ मैं जिस टॉपिक को पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उससे संबंधित क्वेश्चन वहीं पर बनवा देता हूँ आपको, और क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वो यही पूछे जाने जो वो आपको बताता हूँ। इसके अलावा कोई और अन्य प्रश्न नहीं बन सकता है। तो नोट कर लिया होगा आपने प्रश्न और उसका आंसर भी लिख लीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि समुद्री नितल के उच्चावच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाना है। समुद्री नितल के उच्चावच से एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है। इसके अलावा और अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। कोई निश्चित ही नहीं है कि एक ही प्रश्न पूछा जाए, इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटक पे पूछेगा तो वह भी इसी के अंतर्गत आएगा, किसी द्वीप पे पूछेगा तो वही भी इसी के अंतर्गत आएगा, गर्त पे पूछेगा तो वही भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसलिए मानकर चलिएगा 3 क्वेश्चन तो मानकर चलते हैं इससे। समुद्री नितल के उच्चावच जो टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं समुद्र विज्ञान में, ओशनोग्राफी में, वह समुद्री नितल के उच्चावच से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना ज़रूरी है।
बहुत सारे तथ्य इसमें दिए गए हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देख लेते हैं। महाद्वीपीय सीमांत, महाद्वीपीय सीमांत मार्जिनल या फ्रंटियर बोला जाता है। आगे जो सीमांत वर्ड है पहले ही बता देता हूँ। अभी तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं महाद्वीपों के रेफरेंस में इसको देख रहे हैं, समुद्री नितल के उच्चावच में सीमांत को पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जो राजनीतिक भूगोल होगा उसमें भी सीमा और सीमांत क्या होते हैं, सीमा और सीमांत क्या होते हैं, इनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसलिए लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। आगे जो टॉपिक है यह सीमांत और सीमा में जो अंतर होता है मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। जो टॉपिक जिस यूनिट में आने वाला है मैं बता देता हूँ कि वह वहीं पर पढ़ेंगे हम उसको, इसलिए बस नोट कर लीजिएगा कि सीमांत क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना के छोड़ दीजिए, आपको आने वाली यूनिट में उनका आंसर मिलता हुआ चलेगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती हुई चलेंगी, लेक्चर कंप्लीट होते जाएंगे, आपको जो ये सारे प्रश्न मैं बनवाता जा रहा हूँ इनके आंसर मिलते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन संबंधित होता है, सभी एक दूसरे से लिंक है। चलिए देख लेते हैं इसको क्या होते हैं महाद्वीपीय सीमांत और आखिर यह कितने प्रकार के होते हैं। निष्क्रिय सीमांत, यहाँ विवर्तनिक घटनाएं कम घटित होती हैं, अर्थात यह उत्थान अवतलन वलन भ्रंशन भूकंप व ज्वालामुखी से कम प्रभावित होता है। महाद्वीपीय सीमांत को अगर एक लाइन में परिभाषित करें तो यह होगा कि महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में डूबा हुआ है। बस सिंपल सा एक लाइन में नोट कर लीजिए सीमांत क्या होता है, महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है कि महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में डूबा है। अब देख लेते हैं निष्क्रिय सीमांत, यहाँ विवर्तनिक घटनाएं कम घटित होती हैं, अर्थात यह उत्थान अवतलन वलन भ्रंशन भूकंप ज्वालामुखी से कम प्रभावित होता है। जितने यहाँ पर जो आपको शब्द दिख रहे हैं उत्थान अवतलन वलन भ्रंशन भूकंप ज्वालामुखी, हर एक पर अलग अलग टॉपिक हैं, सबको विस्तार से पढ़ने वाले आगे। अभी बस जो फैक्ट आ रहे हैं जिस टॉपिक से संबंधित उन्हें नोट कीजिए, उनको याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। बाकी आगे जब ये शब्द फिर से आएंगे सिलेबस में तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ डेल्टाओं का निर्माण व प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। डेल्टा को भी पढ़ेंगे, प्रवाल भित्ति को भी पढ़ेंगे। अपसारी सीमांतों पर मग्न तट चौड़े मिलते हैं, तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाएगा। क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि अभिसारी सीमांत पर मग्न तट चौड़े मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभिसारी किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे जब प्लेट पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे अभिसारी अपसारी रूपांतरित, इस सभी प्रकार की प्लेटें पढ़ेंगे हम, वहाँ पर देखेंगे क्या होता है। निष्क्रिय सीमांत अपसारी प्लेट सीमांतों की तरह मिलते हैं। नोट कर लीजिए, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। निष्क्रिय सीमांत अपसारी प्लेट सीमांतों की तरह मिलते हैं। चक्रीय सीमांत, यहाँ पर जो दो वर्ड आए हैं अभिसारी और अपसारी, तो बता देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे विस्तार से समझाऊंगा। अभिसारी मतलब होता है जब प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है अभिसारी। जब प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो उनको अभिसारी बोला जाता है, और जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको अपसारी बोला जाता है। बस सिंपल सा नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। जब आप यह डायग्राम बना लेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। बस ऐसे एरो बना लीजिए, पास दिखाते हुए उसमें अभिसारी लिख लीजिए और इन दोनों को अपोजिट साइड कर दीजिए तो वह अपसारी हो जाएंगी। डायग्राम से ज़्यादा लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रखा जा सकता है कि अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है और रूपांतरित क्या होता है। रूपांतरित में इस प्रकार चलती हैं। ठीक है, आगे इनको विस्तार से पढ़ेंगे हम। देख लेते हैं आखिर क्या होता है सक्रिय सीमांत। अभी हमने निष्क्रिय सीमांत पढ़ा जो कि अपसारी का उदाहरण था, और अब देख लेते हैं सक्रिय सीमांत जो कि अभिसारी का उदाहरण है। विवर्तनिक घटनाएं अधिक होती हैं, जैसे उत्थान अवतलन, इसको सही कर लीजिएगा, अवतलन वलन भ्रंशन, यह भूकंप व ज्वालामुखी से अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर भूकंप व ज्वालामुखी अधिक आते हैं। हम पढ़ेंगे रिंग ऑफ जो फायर है उसको देखेंगे, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ठीक है, एक रिंग की तरह वह क्षेत्र बना हुआ है कुछ इस प्रकार का, उसको भी देखेंगे हम। यहाँ पर क्यों ऐसा होता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आती है तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जो कि भूकंप ज्वालामुखी। आगे सबको विस्तार से पढ़ने वाला है। अभी मैं हर एक चीज़ को आपको बस शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जो वर्ड आ रहे हैं उनकी परिभाषा बता रहा हूँ बस।
यहाँ तटवर्ती क्षेत्रों पर वलित पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं यह भी आगे बताऊंगा। पर्वत के जब मैं टाइप आपको पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पर हर प्रकार के अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है, जो पर्वत होते हैं हर प्रकार के पर्वत को मैं आपको बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पूछ लेता है कभी कभी कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है, एंडीज किस प्रकार का पर्वत है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखिए जाके PYQ का एनालिसिस किया होगा आपने, तो आपको जरूर पता चलेगा क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एग्जाम के 1 मंथ पहले या कोशिश करेंगे अभी से इसको स्टार्ट कर दें कि हम 200 प्लस टॉपिक की एक क्लास ले लेंगे जैसे पिछली बार ली थी, और उसमें 1000 प्लस आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्लास से ही मिल जाएंगे, और जितने टॉपिक बता दूंगा उनको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम बहुत आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ मग्न तट कम चौड़े पाए जाते हैं। सक्रिय सीमांत अभिसारी प्लेट सीमांतों की और होता है, देख लिया था हमने। सक्रिय सीमांत अभिसारी प्लेट सीमांतों की और होता है, और जो निष्क्रिय सीमांत होता है वह अपसारी प्लेट सीमांतों की और होता है। तो स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चामितीय वक्र हिप्सोमेट्रिक जो कर्व होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। यह फैक्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इस आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल रिलीफ जोन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें महासागरीय मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय उत्थान, गहन सागरीय मैदान, यह सब आने वाले हैं, जिसमें द्वितीय प्रकार के उच्चावच भी पढ़ेंगे और कुछ तृतीय प्रकार के भी जिनका कहीं कहीं उल्लेख मिलता है उनको भी देखेंगे क्रम से। सबसे पहले आप महासागरीय नितल के उच्चावच से संबंधित यह डायग्राम देख लीजिए ताकि माइंड में एक इमेज बन जाए कि आखिर क्या और कैसा होता है, ठीक है। बाकी हम इसको हर एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ने के बाद समझेंगे। अभी बस आप इसको देख लीजिए शॉर्ट में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी माउंटेन, वोल्केनिक आइलैंड, एबिसल हिल, सबमरीन कैनियन, कॉन्टिनेंटल राइस, एबिसल प्लेन, मिड ओशियन रिज, रिफ्ट वैली, ट्रेंच, ठीक है। इन सब हम जो स्थलाकृतियाँ हैं इनको देखेंगे जो कि महासागरीय नितल के प्रमुख उच्चावच हैं। अभी बस इस डायग्राम को, इस इमेज को दिमाग में रखना है। आगे जैसे जैसे हर एक शब्द, चाहे वह मग्न तट हो, मग्न ढाल हो, गहन सागरीय मैदान हो या फिर महासागरीय उत्थान हो, हर एक चीज़ कंप्लीट होती जाएगी तो आपको बहुत आसानी से यह डायग्राम भी समझ में आने लगेगा। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा पहला जो शब्द है वह है या स्थलाकृति है, उसे बोला जाता है महासागरीय मग्न तट, जो कि प्राथमिक उच्चावच है। महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना है, इस स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये। यह महाद्वीपीय क्रस्ट का समुद्र में निमज्जित भाग होता है जो सागरीय किनारे से महाद्वीपीय ढाल के मध्य तक पाया जाता है। यह अत्यंत कम ढाल वाला समतल मैदान होता है। इसकी जो ढाल होती है, ढाल का स्वरूप होता है 1 डिग्री से भी कम होता है। जो फैक्ट यहाँ पर नोट नहीं होंगे वह मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, आपको नोट करते हुए चलना है। इसलिए सतह के साथ इसका कोण 1 से 3 डिग्री के मध्य होता है। इसकी औसत गहराई 200 मीटर या 100 फैदम होती है। हमने पढ़ा था 100 फैदम, ठीक है, जो कि 200 मीटर तक की गहराई होती है, वह होती है हमारे फोर्टिक जोन की भी होती है, तथा औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। मग्न तटों में समुद्रों का 99% पारिस्थितिकी तंत्र व्याप्त होता है। क्यों होता है इसका मैंने कारण बता दिया था कि जो महाद्वीपों से और महासागरों से जो पोषक तत्वों का प्रवाह होता है, ठीक है, महाद्वीपों से जो वर्षा के द्वारा जो जल लाया जाता है उसके द्वारा, और महासागरों से जो तरंगों के द्वारा यहाँ पर पोषक तत्वों का जमाव होता है। इसलिए समुद्रों की जो 99% उत्पादकता होती है, पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादकता होती है, सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती है, क्योंकि यहाँ सक्रिय तरंगों से निरंतर पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ जल का ऑक्सीजनेशन होता रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। और इससे संबंधित आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे महासागरीय नितल का यह 7.5% भाग होता है। यह फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। कितना है? महासागरीय नितल का 7.5% होता है। यह महाद्वीपीय सीमांत का विस्तार होता है। क्या होता है? मग्न तट जो होते हैं महाद्वीपीय सीमांत का विस्तार होते हैं। 200 मीटर की सीमा रेखा द्वारा मग्न तट की सीमा निर्धारित की जाती है, ठीक है।
महासागरीय नितल का 7.5% भाग होता है। ढाल का स्वरूप 1 डिग्री से कम होता है। यह अवसादों से युक्त होता है जिन्हें तटीय अवसाद कहते हैं, जबकि गहरे भागों में नेरिटिक निक्षेप पाए जाते हैं। मग्न तट की सर्वाधिक जो चौड़ाई मिलती है हमें, वह मिलती है उत्तरी अटलांटिक में, जो कि 40 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य होती है। ठीक है, सबसे अधिक जो हमें चौड़ाई मिलती है इन्हीं क्षेत्रों के बीच, इन्हीं अक्षांशों के बीच मिलती है। मग्न तट आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। जो भी हमारे संसाधन होते हैं वह मग्न तट के पास ही प्राप्त होते हैं, जो तलछटी अवसादों के जमाव से बनते हैं। मग्न तट संपूर्ण महासागरीय भाग के 8.6% भाग पर व्याप्त है, और जो कहीं कहीं की बुक में जो डाटा दिया है वह 7.5% दिया हुआ है। दोनों को याद रखना है, एग्जाम में जो भी आएगा उसे सही लगाना है। ठीक है, कहीं की बुक में 8.6% मिल रहा है, कहीं की बुक में 7.5% मिल रहा है। दोनों डाटा याद रखना है और दोनों ही एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप दोनों में से किसी एक को सही करके आ जाइएगा। ठीक है, जो भी डाटा आता है इनमें से कोई एक डाटा आपको जरूर दिया जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई एवं तटीय उच्चावचों की ऊंचाई के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात जहां तटीय भाग पर ऊंचे पर्वत होते हैं वहां मग्न तट संकरे होते हैं, और जहां पर पर्वत नहीं होते हैं, ठीक है, जहां पर पर्वत नहीं होते हैं वहां पर मग्न तट अधिक विस्तृत पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां पर पर्वत पाए जाते हैं वहां पर जो हमारे मग्न तट होते हैं वह संकरे होते हैं, और जहाँ पर पर्वत नहीं पाए जाते वहाँ पर हमारे जो मग्न तट होते हैं वह विस्तृत होते हैं। इस प्रकार का फैक्ट पूछा जा सकता है। अर्थात जिस स्थान पर तट से पर्वतीय भाग संलग्न होते हैं वहाँ मग्न तट संकरे होते हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट जो कि 16 किलोमीटर का है, यूएसए का पूर्वी मग्न तट 33 किलोमीटर एवं अफ्रीका के पूर्वी व पश्चिमी मग्न तट 18 से 42 किलोमीटर तक के पाए जाते हैं। आदि संकरे मग्न तटों के उदाहरण हैं। ठीक है, यह संकरे मग्न तटों के उदाहरण हैं, इनको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से संकरे मग्न तट हैं और इसका कारण क्या है इनके संकरे होने का। जिन महासागरों की गहराई तेजी से बढ़ती है उनमें संकरे मग्न तट पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मग्न तटों की चौड़ाई कम होती है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करना है इसको भी। यहाँ पर जितने फैक्ट हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके विपरीत जहाँ पर तटवर्ती भाग के निकट स्थलीय मैदान होते हैं उस क्षेत्र में मग्न तट विस्तृत होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ पर स्थलीय भाग अधिक होगा वहाँ पर मग्न तट भी अधिक विस्तृत पाए जाते हैं। ठीक है, और भी जो फैक्ट होंगे मैं आपको बताता हुए चलूँगा, सभी फैक्ट आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। गर्तों के पास जो होते हैं वह मग्न तट अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ गर्त होते हैं वहाँ पर मग्न तट अनुपस्थित होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे चिली पेरू का जो तट है, नॉर्थ यूएसए का पश्चिमी तट हो गया, जापान का पूर्वी तट, यहाँ पर मग्न तट लगभग अनुपस्थित हैं। ठीक है, एक तो गर्त वाला जो भाग हो गया, दूसरा हो गया पर्वत वाला भाग जहाँ पर मग्न तट अनुपस्थित होते हैं लगभग, या फिर संकरी अवस्था में पाए जाते हैं। विस्तृत मग्न तट के कुछ एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी मग्न तट जिसकी जो चौड़ाई है वह है 96 से 120 किलोमीटर। आर्कटिक सागर के मग्न तट जिनकी जो चौड़ाई हमें देखने को मिलती है वह 160 से 500 किलोमीटर तक मिलती है। अराफोरा एड्रियाटिक दक्षिणी चीन व साइबेरिया के मग्न तटों की चौड़ाई 1300 किलोमीटर से अधिक मिलती है। देख लीजिए कितना ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है यहाँ का मग्न तटों के मामले में। नदियों के मुहाने पर भी मग्न तटों की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। इसी कारण बंगाल, सही कर लीजिएगा, इसी कारण बंगाल व इसको काट दीजिएगा, इसी कारण बंगाल के मग्न तट अधिक चौड़े होते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के जो मग्न तट हैं वह अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि नदियों द्वारा वहाँ पर निरंतर अवसादों का निक्षेपण किया जाता है, जिसकी वजह से मग्न तटों की चौड़ाई निरंतर बढ़ती जाती है। देख लिया, अब हम देख लेते हैं मग्न तटों का वितरण। मग्न तटों का वितरण, अटलांटिक महासागर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ एक कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशांत महासागर से अधिक विस्तृत मग्न तट अटलांटिक महासागर में देखने को मिलते हैं।
हिंद महासागर से अधिक विस्तृत मग्न तट प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। दोनों कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, या दोनों में से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना है अटलांटिक महासागर में जो सर्वाधिक विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं अटलांटिक के कुल क्षेत्रफल का 13.3% भाग पर विस्तृत हैं। प्रशांत महासागर दूसरे स्थान पर आता है, इसके कुल क्षेत्रफल कितने पर है मग्न तट 5.7% भाग पर है मग्न तट। हिंद महासागर कुल क्षेत्रफल के 4.2% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट 1500 किलोमीटर उत्तरी साइबेरिया के आर्कटिक तट पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट कहाँ पाया जाता है, उत्तरी साइबेरिया में। महाद्वीपीय मग्न तट प्रकाशीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया था यह फोटिक जोन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि 0 से 200 मीटर की गहराई या 100 फैथम की गहराई तक पाए जाते हैं, ठीक है। यही हमने सूर्य की प्रकाश की प्रवेशिता के आधार पर जब महासागरों का क्षेत्रीयकरण पढ़ा था वहाँ पर हमने इस टॉपिक को देखा था, जहाँ पर हमने 3 प्रकार के जो क्षेत्रीयकरण थे, जो विभाजन था वह देखा था, फोटिक, डाइस्फोटिक और अफोटिक। वहाँ पर देखा था कि फोटिक की जो गहराई होती है वह लगभग 0 से 200 मीटर तक होती है, वहाँ पर हमने देखा था, ठीक है। तो महाद्वीपीय जो मग्न तट होते हैं वह प्रकाशीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रकाशीय क्षेत्र 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। उसके बाद जो है प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनकी जो तीव्रता होती है, ठीक है, जो प्रकाश होता है धीरे धीरे जल में वो है विलुप्त होने लगता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे। और यहाँ पर अवसादों का सर्वाधिक निक्षेपण होता है। महाद्वीपीय मग्न तट महासागरीय नितल के सभी क्षेत्रों में से सर्वाधिक उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि महासागरों और महाद्वीपीय से आने वाले जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं, दोनों का यहाँ पर निक्षेपण होता है। एक महासागर के जो होते हैं वह तरंगों द्वारा लाए जाते हैं और महाद्वीप के जो होते हैं वह वर्षा के जल द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है। दोनों जो पोषक तत्व होते हैं वह यहीं मिलते हैं, इसलिए उत्पादकता यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। अच्छे फिशिंग बेल्ट के यह क्षेत्र होते हैं। महासागरों के इस भाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब भारत के मग्न तट देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम मग्न तटों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों को शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है, बाकी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा ज़रूर। भारत के तटीय मग्न तटों का विस्तार अपवाद है, क्योंकि भारत के पश्चिमी मग्न तट अधिक चौड़े हैं 150 किलोमीटर, जो कि निमज्जन मग्न तटों के उदाहरण हैं। अभी आपने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र मिलता है वहाँ पर मग्न तट संकरे होते जाते हैं, लेकिन हमारी जो पश्चिम घाट की जो श्रेणी है, जैसे सह्याद्री श्रेणी के नाम से बोला जाता है, और यहाँ पर पूर्वी घाट है, ठीक, यह पूर्वी घाट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना है अच्छे से। यहाँ पर क्या मिलते हैं, यहाँ पर तो ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं। फिर क्या कारण रहा कि यहाँ पर मग्न तटों का इतना अधिक विस्तार है, और जो यहाँ पर मग्न तट मिलते हैं वह किस प्रकार के मिलते हैं, वह मिलते हैं निमग्न मग्न तट, ठीक है, जिनका निमज्जन हुआ है। निमज्जन और उमज्जन हम दोनों पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे जब हम भूआकृति विज्ञान पढ़ेंगे और भारत का भूगोल पढ़ेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे निमज्जन और उमज्जन किस प्रकार के तट होते हैं, दोनों को पढ़ेंगे। दोनों का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, किस प्रकार की परिस्थितियों में बनते हैं, कैसे बनते हैं, हर एक चीज़ आपको विस्तार से बताने वाला हूं, ठीक है। अभी यह एक अपवाद अपन को याद रखना है कि भारत के जो तटीय मग्न तट हैं, जिसमें पश्चिमी मग्न तट की बात करें तो अधिक चौड़ा है। अपवाद इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पर्वत हैं, फिर भी यह 150 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जो हमारा पूर्वी तट है वह केवल 50 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर उतनी पहाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो देख लिया, एक अपवाद देख लिया हमने इसका। मग्न तटों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत से सिद्धांत हैं, ठीक है, जिसमें हमको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ फैक्ट जो लिखे हैं इनसे ज़्यादा ही मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले इन फैक्टों को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो आप सुन लीजिएगा, या नोट करना चाहते हैं तो फिर उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी सिद्धांत को समझाऊंगा। मग्न तटों की उत्पत्ति, यहाँ पर सिद्धांत ऐड इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई सिद्धांत डायरेक्ट नहीं पूछा जाना है, और ना ही अभी तक पूछा गया है, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। मग्न तटों की उत्पत्ति का कारण क्या है, सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन, नदियों के निक्षेपण द्वारा, नदियों के निक्षेप व लहरों के कटाव द्वारा, महाद्वीपों के किनारों का अवतलन व निमज्जन होने से, सागर तल में परिवर्तन होने से। कभी कभी आपने देखा होगा सागर तल में परिवर्तन कब, हिमयुग या प्लेस्टोसीन थ्योरी है, इस पर मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। सागर तल में जब परिवर्तन हुआ था
महाद्वीपीय मग्न तटों की उत्पत्ति नदियों या समुद्री तरंगों के अपरदन व निक्षेपण के द्वारा होती है। अब सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है। नोट करना है, विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है। प्लेटों के संचरण के कारण महाद्वीपीय सीमांत में उत्थान अथवा अवतलन होता है, जिससे मग्न तटों का निर्माण होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि विवर्तनिक सिद्धांत इतना ही है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अपन को, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस प्रकार उत्पत्ति हुई है, कभी कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। विवर्तनिक सिद्धांत कहता है प्लेटों के संचरण के कारण महाद्वीपीय सीमांत में उत्थान अथवा अवतलन हुआ, जिसके कारण मग्न तटों का निर्माण हुआ। जहाँ प्लेटों का अभिसरण होता है वहाँ गर्त बनते हैं, और तथा गर्त के पास क्या होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, मग्न तट अनुपस्थित होते हैं, जैसे चिली पेरू का तट, नॉर्थ यूएसए का पश्चिमी तट और जापान का पूर्वी तट। दूसरा जो सिद्धांत है वह इन्हीं से संबंधित है तरंग निर्मित सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत तो नोट कर लीजिए, तरंग निर्मित सिद्धांत क्या कहता है, तरंगों के द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से भी मग्न तटों का निर्माण होता है। इसका एक एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, जैसे उत्तरी अटलांटिक के मग्न तट तरंगों के अपरदन से निर्मित चबूतरे से बने हैं, जिनके युग्मित होने से विशाल मग्न तटों का निर्माण हुआ है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वह है हिम युग या प्लेस्टोसीन थ्योरी। देखिए, अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अलग अलग थ्योरी दी हैं, सबके अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी अपनी राय हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जिसे माना जाता है वह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को ही माना जाता है। बाकी सभी सिद्धांतों की उतनी उपयोगिता नहीं, अपन को सिर्फ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत याद रखना है और बाकी सबको फैक्ट के रूप में याद रखना है। हाँ, कि बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यह सिद्धांत भी थे, इससे संबंधित थे। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कम से कम ऐसा तो नहीं हो, मतलब बहुत डीप में जाके नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक लेवल का ही पूछेगा, तो हमें आइडिया तो रहे कि सच में हमने यह पढ़े थे नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, जो भी इधर नोट्स में ऐड नहीं है, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको यूपीएससी के लेवल पर जाकर पढ़ाऊँ। यहाँ पर नहीं दिया गया है उतना सिलेबस में, फिर बता रहा हूँ, यूजीसी नेट का जो सिलेबस दिया गया है भूगोल विषय का वह उतना विस्तृत नहीं है। ठीक है, पहले ही बताया है चट्टान जैसा टॉपिक भूआकृति विज्ञान में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उस पर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कोई ज्वालामुखी के प्रकारों का उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन पूछ रहा है और वह सिलेबस में नहीं दी गए हैं। इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक को विस्तार से समझा रहा हूँ, करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, जहाँ लिंक किया जा सकता है। ठीक है, अब मग्न तटों पर कभी कोई रिसर्च आ जाती है, पब्लिश हो जाती है, ठीक है, कहीं शोध होती है, तो फिर वो करंट अफेयर्स में आएगा वो मुद्दा, तो उसको यहाँ पर लिंक करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया है। देख लेते हैं हिम युग या प्लेस्टोसीन थ्योरी। ठीक है, 2 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र तल में लगभग 65 मीटर का पतन हुआ, जिससे तरंगों ने इस गहराई तक तट रेखा का अपरदन किया तथा चबूतरों का निर्माण हुआ। क्या हुआ था, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डायग्राम से समझना है। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं अपन, क्या हुआ, पहले जो थे यहाँ पर ये मग्न तट थे। ठीक है, अब क्या हुआ, प्लेस्टोसीन थ्योरी या हिम युग में 2 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र तल में 65 मीटर का पतन हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पतन हो गया मतलब मान लीजिए सी लेवल ये था, तो पतन हुआ, तो पतन हो गई सी लेवल ये हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये मग्न तटों का निर्माण हो गया। गर्म युग में पुनः समुद्र तल अपने सामान्य माध्य को प्राप्त करता है, जिससे ये चबूतरे निमज्जित हो गए। ठीक है, फिर से क्या हुआ, गर्म युग में पुनः समुद्र तल में उत्थान हुआ, जिससे यह चबूतरे के रूप में निमज्जित हो गए, जिससे मग्न तटों का निर्माण फिर से हो गया। और भी बहुत से सिद्धांत हैं, जैसे पटल विरूपण सिद्धांत है, सेडिमेंट्री थ्योरी तो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। ठीक है, जो कि तरंगों से ही संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, अपन को उतना डीप में नहीं जाना है, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है। अपन को यूपीएससी का ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का ऑप्शनल जब पढ़ेंगे, अगर कोई यूपीएससी वाला कमेंट करे कि हमें यूपीएससी का ऑप्शनल पढ़ाइए, उसको उस तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन कीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी यूजीसी नेट में उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, इससे संबंधित 3 सिद्धांत देख लिए, बस 3 सिद्धांत याद रखिए। फैक्ट टाइप में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत मग्न तटों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। पहला है विवर्तनिक सिद्धांत, दूसरा है तरंग निर्मित सिद्धांत, और जो तीसरा है हिम युग या प्लेस्टोसीन थ्योरी। चौथा भी याद रख लीजिए,
पटल विरूपणी सिद्धांत, पांचवा भी याद रख लीजिए सेडिमेंट्री थ्योरी। ठीक है, सेडिमेंट्री थ्योरी तरंग निर्मित सिद्धांत जैसा ही है, इसी से लगभग लिंक है। तो 5 सिद्धांत मैंने आपको बता दिए मग्न तटों की उत्पत्ति के, और इसके कारण भी हमने देख ली। ये 6 कारण थे, आपको बस इतना ही याद रखना है। और बाकी जो मैंने बोला है, अगर आपको नोट्स के रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मग्न तटों की उत्पत्ति हमने देख ली। मग्न तटों का महत्व देख लेते हैं। मग्न तटों का महत्व इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। मैंने पहले ही जब क्लास स्टार्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक टॉपिक को आपको कथन कारण के साथ समझाऊंगा, पूरी व्याख्या करूंगा, पूरे विस्तार तक उस टॉपिक को ले जाऊंगा जितना उससे विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, टॉपिक को संकुचित करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहुत सारे क्वेश्चन अगर ऐसे अगर किसी अवधारणा से, किसी कंसेप्ट से पूछ लिए गए तो आप उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि मग्न तट जो होते हैं हमारे मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, इसका क्या कारण है। अगर इसका कारण पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि मग्न तट जो होते हैं उनमें क्या होता है, पोषक तत्व मिलते हैं। वहाँ पर 99% जो जैव विविधता है वहीं पर मिलती है। इसका कारण मैंने फिर बता दिया है, कई बार बताया हूँ, इसलिए फिर से रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र होते हैं क्योंकि 99% जो जैव उत्पादकता है वह यहीं मिलती है, क्योंकि पोषक तत्वों का प्रवाह महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय तरंगों द्वारा यहाँ पर होता है। उथले मग्न तटों को बैंक कहते हैं, बस याद रख लीजिएगा। उथले जो मग्न तट होते हैं उनको बैंक कहा जाता है। अभी बहुत सारे बैंक के हम एग्जाम्पल भी नीचे देखने वाले हैं। प्राथमिक उच्चावच में जो हमने देखा है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट पर ही बैंक मिलते हैं। बैंक, शोल, रीफ, केव, ये सभी जो उच्चावच हैं यहाँ पर मिलते हैं, मग्न तट पर ही मिलते हैं। याद रखना है, बैंक, शोल, रीफ, केव। और यह किस प्रकार की उच्चावच हैं, यह द्वितीय प्रकार के उच्चावच हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह द्वितीय प्रकार के उच्चावच हैं जो कि मग्न तटों पर मिलते हैं। अभी मैं और अभी आगे इसको विस्तार से समझाऊंगा। जहाँ जहाँ जो टॉपिक आता जाएगा मैं उसको विस्तार से समझाता हुआ चलूँगा। अभी तो इतना नोट कर लीजिए, बैंक के जो एग्जाम्पल हैं उनको भी अपन को नोट करना है। मग्न तटों पर खनिज संसाधन मिलते हैं, यह फैक्ट भी हमने पहले ही देख लिया था। उदाहरण देख लीजिए, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड के निकट, कारण यहाँ लेब्राडोर की ठंडी व गल्फ स्ट्रीम जो अटलांटिक की गर्म जलधारा है वह मिलती हैं। ठीक है, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जैसे ग्रेट बैंक हो गया, कहाँ है, न्यू फाउंडलैंड के निकट। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, उच्चावच में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा मैच करने में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेंट पियरी बैंक उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में मिलता है। डोगर बैंक उत्तरी सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में मिलता है, जहां गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा होती है वह प्लैंकटन की आपूर्ति करती है, जिसकी वजह से यह विश्व के सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में आता है। विश्व का 20% पेट्रोल मग्न तटों से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करना है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके। माराकाईबोजी वेनेजुएला में, मैक्सिको की खाड़ी का जो तट है यूएसए में। यह विश्व का मतलब जो मग्न तट हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल की जो प्राप्ति होती है इन मग्न तटों से होती है। कुछ और फैक्ट नोट कर लीजिए, अरब सागरीय मग्न तट, मुंबई हाई, आलियावेट बेसिन। पूछा जाता है कि पेट्रोलियम निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है, तो भारत के कुछ एग्जाम्पल भी याद रखने जरूरी है, जिसमें है मुंबई हाई, आलियावेट बेसिन। कई बार एग्जाम में जो दोनों नेम पूछे गए हैं कि यह किस लिए प्रसिद्ध हैं, दोनों नेम इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए। बंगाल की खाड़ी के तट पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केजियो बेसिन। कारपेंट्रिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तीनों आपको नोट करने हैं, तीनों ही पूछे जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट कि निम्नलिखित क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए, पेट्रोलियम संसाधन के लिए प्रसिद्ध हैं। थोरियम यह परमाणु खनिज है जो कि ज़्यादातर मग्न तटों की बालू रेत में मिलता है, जिसमें मोनोजाइट एवं इल्मेनाइट प्रमुख है। उदाहरण, भारत में मालाबार तट पर विश्व का 43% थोरियम मोनोजाइट मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। भारत में मालाबार तट पर विश्व का 43% थोरियम मोनाजाइट मिलता है। सोना मग्न तटों पर प्लेजर निक्षेप बालू रेत की शिखाएं में सोना मिलता है। ठीक है, प्लेजर निक्षेप क्या होते हैं, जब मैं आपको डिपॉजिट वाला निक्षेप वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, वहां बताऊंगा सभी प्रकार के निक्षेप।
वहाँ पर एक प्रकार का जो निक्षेप है वह है प्लेजर निक्षेप। इसको भी पढ़ाऊंगा कि प्लेजर निक्षेप क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, हर एक चीज़ को विस्तार से समझाऊंगा। अभी बस नोट कर लीजिए इस फैक्ट को जो कि इम्पोर्टेंट है। मग्न तटों की उत्पत्ति व प्रकार, ठीक है, यह उत्पत्ति और प्रकार दोनों में आता है, तो नोट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है इसको विस्तार से उत्पत्ति वाले टॉपिक में, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादातर प्रकार के रूप में ही ध्यान में रखना है। उत्पत्ति में भी रख सकते हैं, ठीक है, उत्पत्ति में भी यही आएगा। और प्रकार अगर पूछा जाता है मग्न तट के प्रकार, तो उसमें भी आप यही टॉपिक आएगा। संरचनात्मक अथवा विवर्तनिक, कुछ मग्न तट महाद्वीपीय सीमांत के अवतलन अथवा उत्थान के अवनमन के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसमें उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, ग्रीनलैंड, भारत का पश्चिमी तट। मैंने विस्तार से समझाया था इस टॉपिक को भी। अपरदनात्मक एरोजनल, जिसमें मैंने आपको सेडिमेंट्री थ्योरी का बताया था, उसी प्रकार का कुछ है। समुद्री तरंगें तट की मुलायम चट्टानों का अपर्दन कर तरंग अपर्दित चबूतरों का निर्माण करती हैं, जो कि कालांतर में मग्न तट बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें ही। हिमयुग में समुद्र तल लगभग 65 मीटर निमग्न हुआ, ठीक है, 65 मीटर का पतन हुआ इसमें, तथा समुद्र तरंगों ने इस गहराई पर जाकर अपर्दन कर मग्न तटों का निर्माण किया। इससे ज़्यादा विस्तार से मैंने आपको समझाया है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है हर चीज़, ताकि आपको बस याद रहे फैक्ट के रूप में। जैसे अमेरिका का पूर्वी तट, अर्जेंटीना का तट, ठीक है, इसमें हिमयुग या प्लेस्टोसीन थ्योरी की बात हो रही है। यहाँ पर थ्योरी का उल्लेख नहीं किया गया है, बस शॉर्ट में दिया गया है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने कंटेंट को यहाँ पर ऐड नहीं किया है, इसलिए मैंने पूरा समझा दिया है आपको। निक्षेपात्मक, जहाँ तट रेखा स्थायी है तथा तटों के पास कठोर चट्टान, भृगु अथवा ऐसे तट जहाँ नदियाँ अवसादों का निक्षेपण करती हैं, यहाँ पर निक्षेपात्मक मग्न तट बने हैं, जैसे भारत का पूर्वी तट, जो कि नदियों के निक्षेपण द्वारा बना है। आज हमने देख लिया, मग्न तट पढ़ लिए, और उनसे संबंधित बीच में जो भी स्थलाकृति, जो भी उच्चावच, जैसे बैंक आए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंकों के एग्जाम्पल भी देखे, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मग्न तट क्या होते हैं, उनसे संबंधित सिद्धांत भी देखे। हर एक चीज़ को मैंने विस्तार से समझाया है। अब हम कल की क्लास में जो टॉपिक करेंगे वह है मग्न ढाल। अभी स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक टॉपिक को, हर एक शब्द को मैं बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूँ। मग्न तट पर ही बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है, हर एक शब्द को बहुत ही विस्तार से समझा रहा हूँ। जो भी यूपीएससी वाला ये देखेगा तो यकीन मानिएगा, आपका जो ऑप्शनल का पेपर है भूगोल विषय का, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखिए। आपको संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण नोट्स प्रदान किए जाएंगे। उसके लिए तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ आपको इसके नोट्स दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाने वाला है कंप्लीट, पूरी तरह कंप्लीट कराया जाएगा, और पूरे नोट्स दिए जाएंगे, वो भी टेस्ट के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।